नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 25 से लेकर धारा 28 के विषय में। दोस्तों, ये धारा 25 से धारा 28 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 4 में वर्णित की गई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं निकाले हैं तो कृपया बेयर एक्ट निकाल लाइए और उनमें धारा 25 खोल लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद में इस धारा को समझते चलेंगे। धारा 25 में बतला रहे हैं मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार, राइट्स ऑफ वे एंड अदर ईजमेंट्स। ऐसे मार्ग के संबंध में सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर या गांव की बंजर या चरागाह भूमि पर पहुंच सके, या ऐसे स्रोत या ऐसे जलमार्ग के संबंध में जहां से या जिससे वह सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में तहसीलदार ऐसी स्थानीय जांच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए विद्यमान प्रथा के निर्देश में और समस्त संबद्ध पक्षों की सुविधा का सम्यक ध्यान रखते हुए मामले का विनिश्चय कर सकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसे मार्ग के संबंध में जो सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न है, यानी कि इसमें सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि नहीं है, प्राइवेट है। तो मार्ग कौन सा हुआ? एक तरीके से प्राइवेट, जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर या गांव की बंजर या चरागाह भूमि पर पहुंच सके। तो ऐसा मार्ग जिसके जरिए कोई किसान अपनी भूमि पर या गांव की बंजर या चरागाह भूमि पर पहुंचता है, उस मार्ग के संदर्भ में बता रहे हैं। दूसरा, ऐसा स्रोत या ऐसा जलमार्ग जहां से सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाया जाता है। ठीक, ऐसा मार्ग है या जल मार्ग है जिसके जरिए सिंचाई संबंधी सुविधाएं पहुंचती हैं खेतों में, और ऐसे मार्गों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तब तहसीलदार अपनी स्थानीय जांच के पश्चात जैसी भी वो आवश्यक समझते हैं, या अगर कोई प्रथा है उस संदर्भ में वहाँ पर, तो उस विद्यमान प्रथा के निर्देश में और समस्त जो पक्ष हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए मामले का विनिश्चय करेंगे। अगर और सरल शब्दों में इसको हम समझें तो ऐसा मार्ग जो पहले तो सार्वजनिक नहीं है, कोई सार्वजनिक सड़क, कोई सार्वजनिक पथ या कोई सार्वजनिक भूमि नहीं है, इनके अलावा कोई मार्ग है जिसमें कोई खातेदार अपनी ज़मीन पर या अपनी बंजर या चरागाह भूमि पर पहुंचता है, या कोई ऐसा स्रोत है या ऐसा जलमार्ग है जिससे कि सिंचाई की जाती है खेतों में, और उसके संदर्भ में कोई अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तहसीलदार। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह ऐसे अवरोधों के हटाने के लिए निर्देश दे सकता है और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकता है जैसा आवश्यक हो, और संबंधित व्यक्ति से विहित रूप में ऐसे अवरोधों को हटाने की लागत की वसूली कर सकता है। तो इस विवाद का विनिश्चय कौन करेंगे? तहसीलदार। और उसको करने के लिए वो बल प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर किसी अवरोध को हटाने की आवश्यकता वह समझ रहे हैं जिसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता है, तो वह ऐसा बल प्रयोग कर सकते हैं जैसा वो आवश्यक समझें, और संबंधित व्यक्ति से ऐसे अवरोधों को हटाने की लागत भी वसूल कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं धारा 26 पर। धारा 26 में अवरोध का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टैकल का प्रावधान किया गया है। पहले बेयर एक्ट से इसे पढ़ लेते हैं। यदि तहसीलदार को ये पता चले कि किसी अवरोध से गांव की किसी सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में रुकावट पड़ती है, तो ऐसी सड़क या जलमार्ग या जल के रोध को हटाने का निर्देश दे सकता है, और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो, और संबद्ध व्यक्ति से उक्त अवरोध को हटाने का खर्च विहित रीति से वसूल कर सकता है। तो इस धारा में क्या कह रहे हैं कि यदि तहसीलदार को यह पता चले कि कोई अवरोध है और किसी अवरोध की वजह से गांव की कोई सार्वजनिक सड़क है, कोई सार्वजनिक पथ है या कोई सार्वजनिक भूमि है, उसके उपयोग में रुकावट पड़ रही है। मतलब जैसे गांव है तो गांव में जो पब्लिक रोड है
जो सार्वजनिक सड़क है जिसका सारी गांव की जनता यूज़ करती है, किसी अवरोध की वजह से उस सार्वजनिक सड़क का वो उपयोग नहीं कर पा रही है, उसमें रुकावट पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है तहसीलदार महोदय उस अवरोध को हटाने का निर्देश दे सकते हैं और इस प्रयोजन के लिए बल का उपयोग भी कर सकते हैं जो भी वो आवश्यक समझे, और संबंधित व्यक्ति से उस अवरोध को हटाने का खर्च विहित रीति से वसूल कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं धारा 27 पर, उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति। पहले बेरैक से इसे पढ़ लेते हैं। उप जिलाधिकारी धारा 25 या धारा 26 के अधीन तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किए गए किसी मामले के अभिलेख को ऐसे विनिश्चय की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मांग सकता है और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। यानी कि जो धारा 25 और धारा 26 अभी हमने पढ़ी हैं, इसके अधीन जो तहसीलदार ने किसी मामले का विनिश्चय किया तो उसके अभिलेख को उप जिलाधिकारी उसकी वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मांग सकता है। जो धारा 25 या 26 में हमने पढ़ा अभी, तो तहसीलदार ने जो उसमें विनिश्चय किया उसके अभिलेख को उप जिलाधिकारी मांग सकता है अपना समाधान करने के लिए, और फिर जो दोनों पक्षकार होंगे संबंधित पक्ष, उनको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर दे सकता है जैसा कि वह उचित समझे। आगे कह रहे हैं इसमें एक परंतु लगा दिया गया है कि परंतु इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र पुनरीक्षित कराए जाने वाले आदेश के दिनांक से 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन 30 दिन की अवधि के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी। 30 दिन कब से लागू होंगे? पुनरीक्षित कराए जाने वाले आदेश के दिनांक से। ठीक है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड। आगे आते हैं धारा 28 पर। धारा 28 में कह रहे हैं आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया जाना। ऑर्डर नॉट टू डिबार फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग एनी राइट ऑफ ईजमेंट। दोस्तों इसमें हेडिंग में तो खाली ईजमेंट दे रखा है, लेकिन डिटेल में जब आप जाएंगे तो ईजमेंट के साथ साथ रूढ़िगत अधिकार भी दे रखे हैं। इसको हम पहले बैरक से पढ़ लेते हैं। इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचार के ऐसे अधिकार या रूढ़िगत अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिसका दावा वह सिविल बात द्वारा कर सकता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो अध्याय हमारा 4 है, ये अध्याय 4 के अधीन जो आदेश दिया जाएगा तो किसी व्यक्ति को सुखाचार के ऐसे अधिकार जिसका दावा वह सिविल बात द्वारा कर सकता है या कोई रूढ़िगत अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा। अगर वह सिविल बात द्वारा किसी सुखाचार के अधिकार का दावा करता है या सिविल बात द्वारा रूढ़िगत अधिकार स्थापित करने का दावा करता है तो ऐसा दावा विवर्जित नहीं होगा। ऑर्डर नॉट टू डिबार फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग एनी राइट ऑफ ईजमेंट। नो ऑर्डर मेड अंडर दिस चैप्टर शैल डिबार एनी पर्सन फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग सच राइट ऑफ ईजमेंट और कस्टमरी राइट एज ही मे क्लेम बाई ए सिविल सूट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी ईजमेंट का या कस्टमरी राइट का किसी सिविल सूट के माध्यम से क्लेम करना चाहता है तो कर सकता है। ये चैप्टर और इस चैप्टर के अंतर्गत कोई ऑर्डर उसे डिबार नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर धारा 25 से धारा 28 का अध्ययन किया। धारा 25 में मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार का वर्णन किया गया। धारा 26 में अवरोधों को हटाने के संदर्भ में प्रावधान किया गया। 27 में उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति का प्रावधान किया गया और 28 में आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किए जाने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह धारा पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके एक बार सुन लीजिएगा और बेयर एक्ट के साथ में इस वीडियो को देखिएगा। बेयर एक्ट को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।